हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो आइए, लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप इनको तो जानते ही हैं, ये हैं हमारे मिस्टर एक्स, है ना। अब ये एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न चलाते थे। आप लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न चलाते थे, इन्होंने फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। तो ये मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली थे। कहां के थे ये? दिल्ली के थे, ठीक है। मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली जो है वो जाते हैं किसके पास? मिस्टर वाई ऑफ मुंबई के पास, ठीक है। ये अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे और ये जाते हैं मिस्टर वाई के पास। क्या कहते हैं उनको जाकर के, आइए समझते हैं। ये है हमारे मिस्टर वाई, ठीक है। ये मिस्टर वाई ऑफ मुंबई है, ठीक है जी। मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली जाते हैं मिस्टर वाई ऑफ मुंबई के पास, बोलते हैं सर सुनो, मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं, मैं मुंबई आया हूं दिल्ली से अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो मिस्टर वाई कहते हैं कि हाँ बताइए, मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं देखिए सर, मेरी एक स्कीम है। मेरी स्कीम ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में बहुत अच्छा बिकता है। अब मैं चाहता हूं वो प्रोडक्ट मैं मुंबई में भी बेचूं और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं आपको सामान भेजूंगा और आप आके इसको बेच देना। तो मिस्टर वाई कहते हैं नहीं नहीं सर, आपका जो प्रोडक्ट है उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मेरे पास में यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ और मैं उससे बहुत खुश हूँ। उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और मैं आपका प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता। मैं क्यों रिस्क लूं आपके सामान को खरीद करके आगे बेचने का, पता नहीं बिके या ना बिके। तो यहां मिस्टर एक्स कहते हैं आप गलत समझ गए मेरी बात को, आप गलत समझ गए। आपको मुझसे ये सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास मैं सामान भेजूंगा, नॉट बेचूंगा। मिस्टर वाई कहते हैं अरे ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जनरल बिजनेस के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन से सामान खरीद करके आगे बेचता है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई जो हैं वो सामान खरीदेंगे नहीं, गुड्स सेंड नहीं की जाएंगी, गुड्स सोल्ड नहीं की जाएंगी, गुड्स सेंड की जाएंगी। तो यहां पे ये क्या कहते हैं कि मैं आपको गुड्स सेंड करूंगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो मैं आपको गुड्स सेंड करूंगा, ठीक है, ओके। अब इस पे मिस्टर वाई पूछते हैं अच्छा फिर बताइए, अगर मैं आपकी गुड्स अपने पास में रख भी लूं तो उसमें किस तरीके से मैं उसको बेच सकता हूं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं न केवल मैं आपको आपकी ये गुड्स सेंड करूंगा, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो भी मैं ही बियर करूंगा, वो भी मैं ही बियर करूंगा। तो यहां से यहां तक मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई तक पहुंचाने के खर्चे क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं सर? फ्रेट, ठीक है जी, इंश्योरेंस, पैकिंग, लोडिंग चार्जेस, ये सब कौन करते हैं जी? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास पहुंचाने के लिए खर्चे करते हैं। लेट्स से इन्होंने ये खर्चे सब किए हैं, ओके। तो अब मिस्टर वाई के पास में क्या बोला जा रहा है? मिस्टर वाई कहते हैं हाँ ये तो ठीक है ना, क्योंकि चीज आपकी है तो आप ही खर्चे करेंगे। तो खर्चे कौन करेगा सर? आप ही करेंगे। तो मुझे इसमें आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? यानी कि आप मेरे पास में सामान लेकर के आए हैं और आप सामान को भेज रहे हैं, मैं
आगे अपने पास इसको होल्ड करूंगा। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, लेकिन एक बात बताइए, मेरा गोडाउन यहां से मुंबई स्टेशन से बहुत दूर है, तो ये सामान मुझे मुंबई स्टेशन से जो है अपने गोडाउन में ले जाना पड़ेगा। तो ये है क्या? गोडाउन। ये क्या है? गोडाउन ऑफ मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई बोलते हैं, अब बताइए कि यहां से यहां तक ले जाने के लिए फिर से मेरे कोई खर्चे होंगे, तो अब मैं क्या करूंगा? तो मिस्टर एक्स कहते हैं उनको कि सर आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, ये जो आपके एक्सपेंसेस लगेंगे वो क्या लगेंगे सर? फ्रेट लगेगा, है ना? फिर से कोई इंश्योरेंस लग सकता है, भाई रास्ते में सामान जा रहा है तो इंश्योरेंस भी लग सकता है कि भाई सामान जो है वो काफी डेलिकेट हो। तो बोलता है मेरे यहां से यहां तक ले जाने में जो खर्चे होंगे, मिस्टर एक्स कहते हैं उसको भी मैं ही बियर करूंगा, उसको भी मैं ही बियर करूंगा। और मिस्टर एक्स कहते हैं सर आपके गोडाउन तक जाने तक नहीं, आपके कस्टमर तक जाने तक, यानी कि ये कौन है? मिस्टर जेड। मिस्टर जेड, ठीक है। गोडाउन से सामान कहां आता है जी? सेल किया जाता है। तो यहां से यहां तक के जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंडिचर और गोडाउन रेंट या किसी और तरीके का रेंट या कोई भी एक्सपेंडिचर, उसको कौन बियर करेगा? उसको मिस्टर एक्स ही बियर करेंगे। यानी कि अब एक बारी बात ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए, यहां पे बोला गया मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली मिस्टर वाई ऑफ मुंबई के पास आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं आपको सामान बेचूंगा नहीं, सामान भेजूंगा, सामान भेजूंगा। तो मैं आपको गुड्स सेंड करूंगा, आप अपने गोडाउन में ले जाना और गोडाउन से फिर कस्टमर को आप बेच देना। तो जितने भी खर्चे होंगे, चाहे मैं आपके पास भेजता हूं, मैं आपके पास भेजता हूं, वो वाले खर्चे, या फिर आप इसको गोडाउन के ऊपर ले जाते हैं, गोडाउन तक लेके जाते हैं, वो वाले खर्चे, या फिर गोडाउन से कस्टमर तक पहुंचाने के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा मिस्टर एक्स, यानी कि ओनर। ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रही, वाई के हाथ में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, मिस्टर एक्स सिर्फ गुड्स ट्रांसफर्ड कर रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं सिर्फ। अच्छा सर, अब मिस्टर वाई कहते हैं ठीक है सर आप इतने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके लिए ये काम करूंगा तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपके लिए ये काम क्यों करूं? तो मिस्टर एक्स कहते हैं कोई बात नहीं सर, देखो ऐसा है आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस काम को करने के लिए कमीशन दूंगा। ये एरो दिखाई दे रहा है ना? तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये काम करने के लिए क्या देंगे सर? कमीशन देंगे, कमीशन देंगे, कमीशन। अब कमीशन कितने तरीके की होती है ये भी थोड़ी देर में देखेंगे हम, एस्ट्रिक का साइन इसके ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब यहां पे कुछ पढ़ना है। तो आप ये देख रहे हो कि यहां से यहां पे क्या जा रहा है सर? गुड्स जा रही हैं, यहां से यहां पे सर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और यहां से यहां पे सर कमीशन दी जा रही है मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई भी तो कुछ करेंगे ना, मिस्टर वाई कुछ करेंगे, तो मिस्टर वाई क्या करेंगे सर? मिस्टर वाई सामान बेच करके, अब एरो देख लेना ध्यान से, सामान बेच करके जितना भी पैसा कैश कलेक्ट होगा वो मिस्टर एक्स को भेज देंगे, ठीक है जी, वो मिस्टर एक्स को भेज देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? रेमिटेंस। यानी कि सेल प्रोसीड और सेल प्रोसीड,
ठीक है जी, रेमिटेंस और सेल प्रोसीड्स, ठीक है, वो कौन देगा जी, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि सर ये लो आपका सामान और ये सामान जो है आप, ये लो आपका जो क्या नाम है पैसा है, जो आपने सामान भेजा था उसका ये पैसा है। तो आप इस डायग्राम को एक बारी बना लीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसके बाद आगे की कहानी, क्योंकि बोर्ड पे और ज्यादा मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, गुड्स सेंड किए जाएंगे, साथ में एक्सपेंसेस बियर किए जाएंगे, किसके द्वारा, मिस्टर एक्स के द्वारा, और कमीशन रिसीव की जाएगी मिस्टर वाई के द्वारा, और जितना भी सामान बिक जाएगा वो मिस्टर एक्स को उसका पैसा आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से बना लीजिए जल्दी से, फटाफट, क्विक। ठीक है जी, ये बना लिया था आपने। आइए अब बताता हूं आपको सर, अब सीखते हैं हम कि हमारी जो कमीशन है वो कितने तरीके की होती है। ठीक, लिखिएगा यहां पे कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कमीशन, कितने टाइप की कमीशन हमारे पास में होती है वो हमें सीखने का है। चलो, हाँ जी, नंबर 1 होती है हमारे पास में कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है जी, अब ये जो कमीशन ऑन सेल्स होती है ये मिलती है ऑन इनवॉइस प्राइस, और सेल प्राइस। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। आइए सर, देखो ये मिस्टर एक्स हैं और ये कौन है, नहीं ये मिस्टर एक्स नहीं है, हम इनको कुछ और नाम देते हैं। ये है मिस्टर ए, ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, सप्लायर हैं ऑफ मिस्टर एक्स, और इन्होंने मिस्टर एक्स को 5000 यूनिट्स भेजे हैं, 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स जो हैं वो सेंड किए हैं एट द रेट, गुड्स सोल्ड लिख दूं पहले तो मैं, गुड्स सेल किए हैं। मिस्टर एक्स जो हैं वो सप्लायर हैं और इन्होंने गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड कितने, 500 यूनिट्स एट द रेट 10 ईच। अच्छा जी, तो इसका मतलब कॉस्ट टू मिस्टर एक्स क्या बन गई, कॉस्ट टू मिस्टर एक्स, कॉस्ट टू मिस्टर एक्स है सर 5000 इंटू 10, 50,000। ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास में सामान भेजते हैं तो क्या लगता है कि मिस्टर वाई के पास जो सामान भेजा जाएगा वो 10 रुपए पे भेजा जाएगा, नहीं सर। अब गुड्स सेंड की जाती हैं यहां पे, गुड्स सेंड टू मिस्टर वाई एट द रेट 5000 गुड्स ही हैं, 5000 गुड्स सेंड टू मिस्टर वाई एट द रेट 15 ईच, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया। तो ये जो 15 रुपीज है, ये जो 15 रुपीज है
15 रुपीज जो सर ये 15 रुपीज है, इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि मिस्टर वाई जो है ना, वो सेल करते हैं आगे फर्दर। वो क्या करते हैं? गुड्स सेल करते हैं। किसको? अपने कस्टमर को। मिस्टर जेड जो कि कस्टमर है, फाइनल कस्टमर है ये। ऑफ मिस्टर वाई। कौन सी गुड्स के लिए? जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भेजी थी। और ये गुड्स जो हैं बेची जाती हैं ₹18 ईच। तो ये जो ₹18 है, दैट इज सेल्स प्राइस। ये क्या है? सेल्स प्राइस है। तो आपको पता लगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जिस प्राइस पे बेचा वो था ₹15 इनवॉइस प्राइस, और ये सेल प्राइस है। ठीक है, ये डायग्राम आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे, वापस वहीं आते हैं। तो अब जो ये कमीशन होगी ना, नॉर्मल कमीशन, ये इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकती है, यानी कि ये 15 पे भी हो सकती है और 18 पे भी हो सकती है। 18 ईच पे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? ठीक है, तो ये है हमारी नॉर्मल कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि अगर इनवॉइस प्राइस पे बेच दिया जाए मिस्टर वाई के द्वारा या फिर क्वेश्चन में जो भी बोला हुआ उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड कमीशन जो है वो है मेरे पास में ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है, ये किस लिए है? फॉर सेल्स, फॉर सेल्स ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। बात समझ में आई? यानी कि 15 में बेचने को बोला गया था अभी हमारे इस एग्जाम्पल में, उन्होंने कितने में बेच दिया? 18 में बेच दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपीज हैं, ₹3 के ऊपर उनको क्या मिल जाएगा? कमीशन मिल जाएगा। 3 पर यूनिट के हिसाब से जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई होगी, दैट इज नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई जी? इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। अभी थोड़ी देर में निकालते हैं, अभी निकालते हैं एग्जाम्पल के साथ में, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक, आइए अगला कमीशन देखते हैं अपना कि सर नेक्स्ट कमीशन क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में डेल क्रेड कमीशन। नेक्स्ट क्या है? डेल क्रेड कमीशन। ये डेल क्रेड कमीशन क्या होता है? डेल क्रेड कमीशन होता है फॉर बैड डेट्स, फॉर बैड डेट्स। अब ये क्या होता है सर?
मतलब क्या हुआ इसका? सोचो जी, ये मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स भेजे थे, कुछ गुड्स भेजे थे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स भेजे थे, कितने? 5000 यूनिट्स। ठीक है जी, मिस्टर वाई ने रिसीव किए थे 5000 यूनिट्स, और मिस्टर वाई ने आगे मिस्टर जेड को, जो कि उनके फाइनल कस्टमर थे, सप्लाई कर दिए 5000 यूनिट्स। ठीक है जी, बट मिस्टर जेड रिफ्यूज टू पे फॉर 10 यूनिट्स। ठीक है जी, 10 यूनिट के लिए उन्होंने देना मना कर दिया, मिस्टर जेड ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको 10 यूनिट्स के पैसे नहीं दूंगा। तो ये क्या हो जाएंगे सर? ये बैड डेट्स हो जाएंगे, ये बैड डेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा सर? ये बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बैड डेट्स किसके सिर पे आ जाएंगे सर? ओनर के सिर पे आएंगे। ओनर कौन है? मिस्टर एक्स इज द ओनर, मिस्टर एक्स इज द ओनर। तो मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर वाई को पहले ही डेल क्रेड कमीशन दे देते हैं, डेल क्रेड कमीशन दे करके ये फारिग हो जाते हैं, और अब जितने भी बैड डेट्स होंगे वो कौन बियर करेगा? मिस्टर जेड बियर करेंगे। तो फॉर बैड डेट्स क्या दे देते हैं? ये एक कमीशन दे देते हैं जिसको कि हम डेल क्रेड कमीशन कहते हैं। अब ये डेल क्रेड कमीशन फॉर बैड डेट्स तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऑन टोटल सेल्स, ऑन टोटल सेल्स, क्योंकि इन चैप्टर कंसाइनमेंट वी आर एज्यूमिंग दैट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट सेल, यानी कि जब गुड्स सेंड की जाएंगी मिस्टर एक्स के द्वारा, ये क्या था जी? क्रेडिट पे ही चल रहा था। तो ये डेल क्रेड कमीशन भी कितने पे दिया जाएगा जी? टोटल सेल्स, ये मान करके कि टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल्स थी, चाहे क्वेश्चन के अंदर ये दिया भी क्यों ना हुआ हो कि कैश सेल्स मिस्टर वाई ने इतने की थी, लेकिन वो शुरुआत से क्या करेंगे जी? जो कमीशन लेंगे वो टोटल सेल्स, क्योंकि क्रेडिट पे ही सामान आया उनके पास में, तो ये जो होंगी हमारे पास में टोटल सेल्स पे होगी। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ऑल्दो क्रेडिट सेल्स पे ही हमारे पास में जो होता है वो हमारे पास बैड डेट्स होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर मिस्टर वाई जो क्रेडिट पे सामान ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, वो सारा का सारा सामान बेच दें तो उनको बैड डेट्स ना हो, इसके लिए, यानी कि उनको क्या, हमको ही बैड डेट्स ना हो, कंसाइनर को, पर्सन को, मिस्टर एक्स को जो है ना हो बैड डेट्स, इसके लिए वो क्या दे देता है? पहले से ही डेल क्रेड कमीशन दे देता है। ठीक है, चलिए अब ये सर जो पार्टीज हैं, ये जो पार्टीज हैं इनका नाम रख देते हैं। ये मिस्टर एक्स का नाम है कंसाइनर। क्या नाम है इसका? कंसाइनर। ठीक है, ये जो मिस्टर वाई हैं इनका नाम है कंसाइनी। कंसाइनी, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा है। ठीक है जी, और कंसाइनी ने कंसाइनर से क्या लिया है? कमीशन रिसीव किया है, जो कि 3 तरीके की होती हैं, हमने यहां पे सीखा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना था? इनवॉइस प्राइस 15 था, और मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने इसको 18 पे कितने? 4000 यूनिट इन्होंने बेच दिए, 4000 यूनिट्स इन्होंने बेच दिए। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन, इसी को हम क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से करते हैं। तो हमारे को क्या दिया जाना है? दिया जाना है इन क्वेश्चन, कंप्यूट कमीशंस
इफ नॉर्मल कमीशन कितनी है, 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी। नंबर 2, ओवर राइडिंग कमीशन कितनी है सर? 5% ऑन, अब सिर्फ 5% की ही बात करेंगे, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता। और सर डेल क्रेड कमीशन वो है मान लीजिए 7%। ठीक है जी, ओके। तो देख लीजिए मेरा इनवॉइस प्राइस कितना था और सेल कितने यूनिट्स हुए, 5000 यूनिट सेंड किए गए हैं और 4000 आगे बेचे गए। तो नॉर्मल कमीशन इनवॉइस प्राइस पे मिलनी है। इनवॉइस प्राइस कितना है? 15 रुपीज। चलिए अब आंसर लिखते हैं अपना। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, जिसके कि बाद में हम वर्किंग नोट भी कह सकते हैं। सर हमारी नॉर्मल कमीशन कितनी होगी? सर नॉर्मल कमीशन हमें इनवॉइस प्राइस पे चाहिए, है ना। नॉर्मल कमीशन हमें इनवॉइस प्राइस पे चाहिए। कितने? 4000 यूनिट सेल किए गए हैं। ठीक है जी। और इनवॉइस प्राइस कितना है? 15 रुपीज। और उसका कितना परसेंटेज? सर 10% हमारी कमीशन हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट देख लेते हैं। ₹6000 आ जाता है। कितना आ जाता है ये? 6000 रुपीज। ठीक है, नंबर 1 नॉर्मल कमीशन। नंबर 2 ओवर राइडिंग कमीशन। तो सर ओवर राइडिंग कमीशन में ओवर कितना हुआ था? देखिए 15 से 18 में बेच दिया उन्होंने। ठीक है, तो ₹2 कितने यूनिट्स के ऊपर? सर 4000 यूनिट्स के ऊपर ₹3 के हिसाब से उसके ऊपर हमारा जो कमीशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? लिखा हुआ 5%। तो ये 5%। ठीक है, तो यहां कितना आ गया? 12,000 का 5% 600 रुपए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तीसरा है हमारे पास में डेल क्रेड कमीशन। ठीक है जी, उन्होंने कितने यूनिट सेल किए थे? सर 4000 यूनिट्स। ठीक है ना। और एक यूनिट का हमारे पास में दाम कितना था? इनवॉइस प्राइस कितना था? सर ₹15। कितना था? ₹15 इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और मान लीजिए, अच्छा उन्होंने क्रेडिट सेल कितने की थी? क्रेडिट सेल उन्होंने की थी मतलब हम ये मान रहे हैं कि 18 पे, तो 18 ही जो थे वो बेड डेट्स हो सकते थे। तो हम ये 18 प्राइस लेंगे, यहाँ पे 18 प्राइस लेंगे जिसपे कि जो कि सेल प्राइस था। और उसका कितना परसेंट कमीशन? सर 7% कमीशन। ठीक है, तो 4000 इंटू 18 का 7 डिवाइडेड बाय 100। $5040। तो ये टोटल कमीशन आ गई इनकी। अब हो सकता है क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो कि डेल क्रेड कमीशन इनवॉइस प्राइस पे दी जा रही है, तो यहां 18 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? 15 आ जाएगा। ठीक है जी, इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब देखिएगा, वापस आते हैं अपने इसी डायग्राम पे। हाँ जी, यहां पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कुछ सामान भेज रहे हैं, तब वो कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ठीक है जी, और यहां कंसाइनी जब, यानी कि मिस्टर वाई जब गोडाउन पे सामान लेके जा रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और गोडाउन में ले जाने के बाद भी
कस्टमर तक जाने तक एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब सर इन एक्सपेंसेस को हमें नाम देना है और थोड़े टाइम बाद आपको पता लग जाएगा कि ऐसा नाम हमने क्यों दिया, ऐसा नाम हमने क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए सर हमारे पास दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं कंसाइनमेंट में, एक्सपेंसेस इन कंसाइनमेंट। नंबर 1, having recurring nature, and number 2, non-recurring nature. रेकरिंग नेचर क्या होते हैं और नॉन रेकरिंग क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग होते हैं वन टाइम एक्सपेंसेस, और रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मैनी टाइम एक्सपेंडिचर, यानी कि ये बार बार होते हैं। रेकरिंग नेचर के मतलब फ्रीक्वेंटली होने वाले। अच्छा जी, अब सर आप एक बात बताइए कि हम अगर ये बात करते हैं कि एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, OR स्टैंड्स फॉर कंसाइनर, ठीक है जी, ये कौन से नेचर के हैं? ये एक्सपेंसेस कौन से नेचर के हैं? सर ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई के पास में सामान भेजा होगा तो जितने भी एक्सपेंसेस किए होंगे, ये देखिए, ये जो इंश्योरेंस है ये भी फॉर ट्रांजिट है, ठीक है जी, इंश्योरेंस फॉर ट्रांजिट, और ये भी इंश्योरेंस फॉर ट्रांजिट है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास जब सामान भेजा तो उन्होंने ये एक्सपेंसेस किए। क्या दोबारा कभी इसी लॉट पे इस टाइप के एक्सपेंसेस किए जाएंगे? नहीं सर, नहीं किए जाएंगे मिस्टर एक्स के द्वारा। भाई एक ही बार तो भेजेंगे वो, तो एक ही बार फ्रेट पे होगा, इंश्योरेंस भी ट्रांजिट का एक ही बार होगा, पैकिंग भी, लोडिंग चार्जेस भी, सब चीजें एक ही बार होंगे। तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो वन टाइम चार्जेस हैं, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, ये क्या है सर? ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, ठीक है सर। अब दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। लेकिन आप देखिए, कंसाइनी तो दो तरह के एक्सपेंसेस कर रहा है ना। कंसाइनी क्या कर रहा है सर? कंसाइनी तो दो तरह के एक्सपेंस कर रहा है। वो अपने गोडाउन में लेके जा रहा है तब भी एक्सपेंस कर रहा है, और फिर उसको बेच रहा है कस्टमर के पास तब भी एक्सपेंस कर रहा है। अब एक बात सोच करके बताओ कि क्या कंसाइनी गोडाउन में रोज रोज ले जाने का फ्रेट पे करता है? इसी लॉट, सेम लॉट की बात कर रहा हूं मैं, एक लॉट को कंसाइनी गोडाउन के अंदर क्या बार बार ले जाने के लिए खर्चा करता है? नहीं सर, ये भी वन टाइम है, ये भी वन टाइम है। तो ये जो फ्रेट और ये जो इंश्योरेंस है या फिर जो अनलोडिंग चार्जेस हैं, बेसिकली गोडाउन तक जाने के जितने भी खर्चे हैं जो कंसाइनी कर रहा है, ले जाने के जितने भी खर्चे हैं वो क्या है? वन टाइम चार्जेस हैं। और उसके बाद जब गोडाउन में सामान पहुंच जाएगा और मिस्टर जेड को पहुंचाया जाएगा तो हर बार इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किए जाएंगे, गोडाउन का रेंट हर महीने भरा जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि सर कंसाइनी से गोडाउन तक ले जाने, कंसाइनी के जो
स्टेशन से गोडाउन तक ले जाने के खर्चे हैं वो वन टाइम है, यानी कि नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, और गोडाउन से कस्टमर तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे हैं वो बार बार होंगे, रेकरिंग नेचर के होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ठीक है जी, टिल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, टिल ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू गो डाउन। उनका क्या नेचर है सर? नॉन रेकरिंग नेचर है, नॉन रेकरिंग नेचर है। और ये मेनी टाइम एक्सपेंसेस के अंदर ये क्या आ जाएंगे? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी फ्रॉम गोडाउन टू कस्टमर। ठीक है जी। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस? अभी पता लग जाएगा, पहले इसको जरा नोट कर लो, पहले जरा इसको नोट कर लो। अच्छा जी, अब सुनिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशंस हैं ये हमारे पास में, ठीक है। ये है सर हमारे पास में मिस्टर एक्स, है ना। इन्होंने गुड्स सेंड किया मिस्टर वाई को, ये है मिस्टर वाई, और एक ये तीसरे पर्सन है मिस्टर जेड, और ये कौन है? फाइनल कस्टमर। ठीक है जी। अब देखिएगा, इन्होंने यहां से यहां पे गुड्स भेजी थी और मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को भेजी थी, ठीक है ना, यही हुआ था ना? हाँ जी, यही हुआ था। तो इन्होंने गुड्स सेंड कितनी की गई, ध्यान देना अब जरा। गुड्स सेंड 10,000 यूनिट्स, ठीक है जी। और इनवॉइस प्राइस है ₹10 ईच, ठीक, ₹10 ईच का इनवॉइस प्राइस है। और साथ में इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। एक्सपेंसेस इनके किस नेचर के होंगे सर? नॉन रेकरिंग नेचर के होंगे, एक ही बार भेजे हैं इन्होंने। एक्सपेंसेस क्या किए हैं इन्होंने? सर इन्होंने फ्रेट किया है, ठीक है जी। इन्होंने पैकिंग चार्जेस दिए हैं, ठीक है जी। इन्होंने कोई इंश्योरेंस किया है फॉर ट्रांजिट, ठीक है। फ्रेट इन्होंने पे किया सर 1000, पैकिंग चार्जेस इन्होंने 500 पे किए हैं, और इंश्योरेंस इन्होंने लिया है 2000 रुपए का। ये तीनों ही एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। ये आप मानते हैं कहां से कहां भेजते हुए? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास भेजते हुए ये एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सेंड, ठीक है सर, ये एक्सपेंसेस किए हैं उन्होंने। अब मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड के पास भेजने से पहले कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। मिस्टर जेड तो आए होंगे बाद में, पहले ये सामान पहुंचा होगा कहां पे? गोडाउन में, ठीक है। तो ये गोडाउन में पहुंचा, और गोडाउन में पहुंचने तक, अच्छा, गोडाउन में पहुंचने के बाद मतलब गोडाउन तक ले जाने के जो खर्चे थे वो क्या थे? मिस्टर वाई ने किए थे सर फ्रेट, मान लीजिए 1000,
इंश्योरेंस फॉर ट्रांजिट, मान लीजिए 500, और फिर गोडाउन से मिस्टर जेड के पास लाने के, मिस्टर जेड के पास भेजने के कुछ एक्सपेंसेस थे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने इसको बना लिया हो। ठीक, तो ये आगे फर्दर मिस्टर जेड के पास गया सामान, और इन्होंने रेंट पे किया 1000, सेलिंग एक्सपेंस किए, सेलिंग एक्सपेंस की जगह यहां पे एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं। इन्होंने पे किए हैं मान लीजिए 500, सेम अमाउंट नहीं डालूंगा मैं, इसको मैं कह देता हूं 2000 का रेंट, और यहां पे 1500 एडवर्टीजमेंट के। ठीक है जी, ये एक्सपेंस किए हैं। और इन्होंने जो गुड्स रिसीव किए हैं, आइए इसको भी लिख लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड दस 10,000 भेजी गई थी, और 9800 यूनिट्स इन्होंने रिसीव किए। 9800 यूनिट्स इन्होंने रिसीव किए। सर 200 यूनिट्स कहां गई? वो एबनॉर्मली लॉस्ट हो गई। और इन्होंने जो बेची हैं गुड्स सोल्ड, वो कितनी बेची है इन्होंने? मान लीजिए 8000 यूनिट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ये चीजें हमारे साथ में हुई हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास में 10,000 यूनिट्स सेंड की थी, 10,000 यूनिट्स, और हमारे पास 10 ईच की थी। ये रेड पेन से कर देता हूं मैं। $10,000 यूनिट्स और ₹10 ईच। ठीक है, और जो है आगे पहुंची है कितनी? 9800 यूनिट्स, और गुड्स सोल्ड की गई हैं कितनी? 8000 यूनिट्स। ओके, अब हमारे को है ना कंप्यूट करना है। हमारे को क्या करना है सर? कंप्यूट करना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखनी है, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और सीखना है हमारे को कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो मैं यहां सबसे पहले लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखिएगा,
आपको बता दूं ये हमेशा एट कॉस्ट होता है, एट कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि सर इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या एबनॉर्मल लॉस की प्रॉफिट के साथ में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंश्योरेंस कंपनी हमें कॉस्ट ही रिकवर करके दे दे, उतना ही बहुत है। प्रॉफिट तो हम कस्टमर से कमाते हैं। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट पे क्लेम लेने लग जाएं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करके, तो हमें बेचने की क्या जरूरत है? हम तो सारा का सारा सामान को आग लगा देंगे और इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, मतलब आग लग जाए अगर उसके अंदर तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये एट कॉस्ट रिकवर होता है जो हमारा क्लेम हमें रिसीव होता है। ठीक है, ओके। अब चलिए यहां पे देखते हैं मिस्टर एक्स ने जो परचेज किया था, इसका जो कॉस्ट प्राइस था, अब इसका कॉस्ट प्राइस भी डाल देता हूं यहां पे। कॉस्ट प्राइस तो किसको मालूम होगा? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स को ही मालूम होगा। तो ये कितना था? 8 ईच। ठीक है। अच्छा, कितने गुड्स लॉस्ट हुए? सर 10,000 भेजे थे और 200 गुड्स जो थे यहां पे लॉस्ट हो गए थे। 200 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, पहले इसको इन ट्रांजिट वाले को सीखेंगे, बाद में इन गोडाउन वाले को भी सीखेंगे अभी। ठीक है, तो 200 गुड्स लॉस्ट हो गए थे ट्रांजिट में। चलिए, अच्छा अब हमने क्या करना है? हमने 200 गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। तो मैं यहां लिखता हूं सर, कॉस्ट ऑफ 200 गुड्स। तो वो कितनी हो जाती है सर? 200 इंटू 8 यानी कि 1600 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, ऐड कर देता हूं इसके अंदर एक्सपेंसेस। कौन से सर? नॉन रेकरिंग नेचर के, बाय कंसाइनर। ठीक है जी। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है ये। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड कर रहा हूं सर इसको? इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जब मिस्टर एक्स ने, कंसाइनर ने कंसाइनी के पास में गुड्स भेजे थे तो उसके ऊपर एक्सपेंस भी किए थे। तो इन गुड्स के ऊपर जितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस किया होगा वो भी तो खराब हो गया है ना। तो हम क्या कहते हैं, ना केवल कॉस्ट लॉस्ट हुई है बल्कि उसके ऊपर रिलेटेड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी खराब हुए हैं। अब यहां देखिए अपने एग्जांपल के अंदर मिस्टर एक्स ने टोटल सारे के सारे इसके नॉन रेकरिंग नेचर के कितने? 1500 और 2000 यानी कि 3500। तो हम यूनिटरी मेथड से करते हैं कि सर अगर 3500 एक्सपेंस किए गए हैं कितनी गुड्स पे? सर 10,000 गुड्स पे। तो बताइए, यानी कि ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, पर यूनिट एक्सपेंस आ गए। तो बताइए 200 यूनिट्स पे कितने किए गए होंगे? ठीक है जी, यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे इसको। तो हमने क्या किया, 3500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये आ जाता है सर 70 रुपीज। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास में? ये मेरा आ जाता है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ये क्या आ जाता है मेरे पास में? एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ठीक, तो यहां लिख देते हैं एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है जी, ओके। अब सोचो कि मुझे अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिकवर हो जाए, मान लीजिए मेरा यहां पे 1670 का एबनॉर्मल लॉस है ना, अगर मुझे कुछ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाएगा, लेट्स से 900 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, क्वेश्चन के अंदर मैं बोल देता हूं यहां पे क्या कि सर मिस्टर एक्स रिसीव रुपीज 900 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी।
एज अ क्लेम, एज अ क्लेम, ठीक है जी। 900 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया, तो अब क्या होगा सर, ये लॉस कम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम हम कितना डिडक्ट कर देंगे सर, 900। क्यों डिडक्ट किया हमने, इसलिए डिडक्ट किया क्योंकि सर ये हमारी रिकवरी है, हमारे लॉस की रिकवरी हो गई है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये सर, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 770 रुपीज। और ये 770 रुपीज किसका लॉस होगा सर, हमारा लॉस होगा, यानी कि कंसाइनर का लॉस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंसाइनर। ठीक है जी, बात समझ में आई। 770 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों सर, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों, कंसाइनी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं, इस वजह से क्योंकि सर ओनर कौन है, कंसाइनर है, और कंसाइनर ही सारे के सारे लॉसेस बियर करेगा। तो इस कैलकुलेशन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैं समझाता हूं, यहां पे 10,000 गुड्स आए थे, 200 डिस्ट्रॉय हो गए थे, 9800 की डिलीवरी रिसीव की गई थी, और अब गोडाउन में कितने और होने चाहिए सर, 9800 में से 8000 यूनिट बिक चुके हैं, तो 1800 यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए, यानी कि कंसाइनी के पास होने चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल करके आएगा सर, 10,000 गुड्स थे, माइनस 200 गुड्स लॉस्ट हो गए, माइनस 8000 गुड्स बिक गए। तो ये क्या है, सोल्ड, ठीक है, ये क्या है सर, लॉस्ट, और ये क्या है सर, सेंट। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया अपने पास में 1800 यूनिट्स। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में कितना है, क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक विद कंसाइनी, ठीक है, कितना है 1800 यूनिट। अब उसकी कॉस्ट कितनी है चेक करते हैं। चलिए अब बनाते हैं इसका वर्किंग नोट भी। अच्छा, ये जो रखा जाएगा ना, ये एट कॉस्ट नहीं लिखा जाएगा, ये एट इनवॉइस प्राइस लिखा जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट मार्जिन पे लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, अभी के लिए, बाद में कैंसिलेशन कर देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। बात समझ में आई। अभी के लिए आप ये मान के कीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन किस पे होनी है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे होनी है, नंबर 1। नंबर 2, बाद में हम इसकी प्रॉफिट मार्जिन को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ रहे, हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। और जितने पे सामान सेंड किया गया था वही प्राइस जो है इनवॉइस प्राइस, उसी पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। क्या देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हमने कितने का सामान हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आप अभी इसको इनवॉइस प्राइस पे ही करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक किस पे होगा सर, इनवॉइस प्राइस पे, एट आईपी। ठीक है, और बाद में इसमें से प्रॉफिट मार्जिन हम माइनस कर देंगे, तो वो अपने आप कॉस्ट पे आ जाएगा। आइए देखते हैं कितना है इसका। तो सर इनवॉइस प्राइस, आप यहां क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस। हाँ जी, इनवॉइस प्राइस कितना था, आइए देखें। सर 10 रुपीज था, इनवॉइस प्राइस था 10 रुपीज। तो यहां पे 1800 इंटू 10 मेरे पास में आ जाता है 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐड कर देंगे इसके ऊपर
नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। हाँ जी, कितने खर्च किए थे उन्होंने? हमारे पास यहां था 3500 उन्होंने खर्च किए थे 10,000 यूनिट सेंड करने में। तो बताइए 1800 पे उन्होंने कितने खर्च किए होंगे? यूनिटरी मेथड से अगेन निकाल लेंगे हम। तो 3500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1800, ये हो जाता है 630 रुपीज। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। सर पहले तो आपने गोडाउन के उसमें नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे? क्योंकि सर वो जो एबनॉर्मल लॉस थे वो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही हो चुके थे, तो कंसाइनी ने उसके पास खर्चे ही नहीं किए थे, है ना। उन गुड्स के ऊपर कंसाइनी ने कुछ खर्चे ही नहीं किए थे। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार कैलकुलेशन हो रही है किसकी? कंप्यूटेशन हो रही है किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मिस्टर वाई ने खर्चे किए होंगे ना गोडाउन तक ले जाने में, स्टेशन से गोडाउन तक ले जाने में। हाँ जी सर, बिल्कुल किए थे। तो बताइए वो कितने थे? हमें कितने लेने हैं? हमें सर ये लेने हैं, एक तो 1000 और एक ये 500। इनको इग्नोर करना है, 1500 को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो तो रेकरिंग नेचर के और हमें सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर के चाहिए। तो 1500 इनके एक्सपेंसेस इन्होंने खर्च किए थे। ठीक है, 1500 इन्होंने एक्सपेंसेस खर्च किए थे। लेकिन अब जरा सावधानी से सुनना, 1500 इन्होंने खर्च किए थे 10,000 यूनिट्स के ऊपर? नहीं सर, 9800 यूनिट्स के ऊपर। बात समझ में आई? इन्होंने डिलीवरी जितनी की ली थी उन्हीं पे तो ये एक्सपेंस कर सकते थे ना। तो डिवाइडेड बाय 9800 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 1800 यूनिट्स। तो कितना आ जाता है हमारे पास में? 1500 डिवाइडेड बाय 9800 मल्टीप्लाइड बाय 1800, और ये आ जाता है 275.5। 275.5। ठीक है जी, इतना आ जाता है हमारे पास में। अच्छा जी, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहां पे नेट वर्थ निकाल देते हैं। तो ये आ जाता है 18,000 प्लस 630 प्लस 275.5, ये आ जाता है 18,905.5। ठीक है जी, इतना अमाउंट आ जाता है हमारे पास। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है सर, नोट कर लिया आपने? आइए अब देखते हैं जरा एबनॉर्मल लॉस की एक और कहानी। मान लीजिए, अब यहां पे मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूं, यह आपने पहले ही नोट कर लिया था, बना लिया था। जिसने नहीं किया हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में इसको बना ले ज़रूर। ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए, जो लोग बाद में देख रहे हैं। ठीक है, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, वो क्या करें, इसको बाद में पॉज करके देख लें। अच्छा चलिए, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पे ये था 200 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, और मैं क्या कर देता हूं, यहां पे गुड्स रिसीव्ड को मैं कर देता हूं कितना, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो गुड्स रिसीव्ड जो हैं वो है सर 10,000 यूनिट्स। सर यानी कि पूरी की पूरी गुड्स इनको मिल गई थी? हाँ जी, पूरी की पूरी गुड्स इनको मिल गई थी।
या फिर हाँ चलिए 10,000 यूनिट्स इनको पूरी की पूरी गुड्स मिल गई थी। ओके ठीक है जी। और अब मैं कहता हूं कि यहां पे जो गुड्स लॉस्ट हुई हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर इन गोडाउन, और ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? लेट्स से मैं कहता हूं 500 यूनिट्स। ठीक है जी 500 यूनिट्स। चलिए इसको 500 नहीं 200 ही कर देते। यूनिट्स। ओके अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आगे मैंने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। और 900 रिसीव हो गए कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से। समझ में आ रही है आपको बातें? इनवॉइस प्राइस था 10, कॉस्ट प्राइस था, और ये जो गुड्स अब की बार लॉस्ट हुई हैं ये गोडाउन में लॉस्ट हुई हैं। कितनी? 200 यूनिट्स। आओ जी चेक कर लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो मैं यहां पे कहता हूं गुड्स इन ट्रांजिट की जगह गुड्स इन गोडाउन। सर दोनों में डिफरेंस है? हाँ सर बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहां पे सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी कर दूंगा मैं? सर ये 200 की जगह 500 कर दूंगा, ठीक है ना। 500 इंटू 8 यानी कि 4,000 रुपीज, ठीक है। 500 इंटू 8 4,000 यूनिट्स। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 3500 डिवाइडेड बाय 10,000, यहां पे कितना सर? अब 500 यूनिट्स पे कितने होंगे वो चेक करने हैं हमें। तो इन सारी फिगर्स को मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। 3500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये कितना हो गया? 175। 175। ओके अच्छा एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अब मैं नहीं लिखता हूं इसको ऐसा। देखो जी अब साथ में नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस किसके आएंगे? ऐड होंगे नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर एक्सपेंसेस। कौन से वाले? सर नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। क्यों? क्योंकि ये गुड्स कहां लॉस्ट हुए हैं? सर गोडाउन में लॉस्ट हुए हैं। गोडाउन में लॉस्ट हुए हैं आपकी बारी, यानी कि कंसाइनी ने इसकी डिलीवरी ली थी। कितने नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस किए थे उन्होंने? 1500। ठीक है सर, तो इन्होंने अगर 1500 रुपए खर्च किए हैं और डिलीवरी ली थी 10,000 गुड्स की, याद रखिएगा अगर गोडाउन में लॉस होने से पहले ट्रांजिट में भी लॉस हुआ है तो वो यूनिट्स यहां से कम हो जाएंगे। 1500 यूनिट्स की डिलीवरी, 1500 रुपए की डिलीवरी, 1500 रुपए जो उसने खर्च किए थे कितनी गुड्स की डिलीवरी लेने के बाद? सर 10,000 के बाद। अगर ये 98 होता तो हम 98 कर देते। तो बताइए 500 यूनिट्स के ऊपर कितने खर्चे वेस्ट हो गए होंगे? तो हमारा जवाब है 1500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो यह आ जाता है 75 रुपीज। 75 रुपीज, ठीक है। तो इसको यहां से थोड़ा सा हटाते हैं और मैं यहां लिख देता हूं इंश्योरेंस क्लेम तो बाद की बात है, पहले इसकी कॉस्ट कितना आ जाएगा? ये इंश्योरेंस क्लेम बाद में। यहां पे सिलेक्शन का भी कोई वो नहीं है ना, अच्छा कोई बात नहीं। ये लीजिए इंश्योरेंस क्लेम मैंने इसको हटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखना पड़ेगा लेकिन लिख लेंगे हम। इसका नेट एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया? एबनॉर्मल लॉस ये आ गया सर 4,000 प्लस 175 प्लस 75, तो ये आ गया
4250, ठीक है। और इसमें से इंश्योरेंस क्लेम को माइनस कर देंगे, जो कि था 900, ठीक। तो हमारे पास में कितना आ जाता है, -900 करके 3350, और ये कहाँ आ जाएगा, नेट एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ऑफ कंसाइनर, ठीक है। इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये भी चेंज हो जाएगा अगर हमारे पास में क्या होता है, वो गोडाउन में जो लॉस्ट हुए थे और ट्रांजिट में नहीं हुए थे। लेकिन ये जो मैंने बनाया है किस हिसाब से बनाया है, ये मैंने इस हिसाब से बनाया है पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं आपको बताना ये चाहता था कि सर दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो गोडाउन में भी होता है और एक ट्रांजिट में भी होता है, और जो हमारे पास में लॉस होगा ट्रांजिट में, उसके अंदर एबनॉर्मल लॉस जो ट्रांजिट में होगा उसके अंदर कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, लेकिन जो गोडाउन के अंदर होगा उसमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग नेचर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। शुरुआत से अगर आप देखना चाहें तो ये था हमारे पास और नेक्स्ट जो था वो ये था, और क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया था, उसकी कैलकुलेशन ये थी, ठीक है जी। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।